इस एक चीज से आपका एप्लीकेशन सुपर कार की तरह तेज भागेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां इतने सारे यूजर्स को एट ए टाइम कैसे हैंडल करती हैं? स्पीड और रिसोर्स मैनेजमेंट हर एक एप्लीकेशन का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कैशिंग। आज हम देखेंगे किस तरीके से गुआवा कैश को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एप्लीकेशन विंटेज कार से स्पोर्ट्स कार की तरह तेज भागने लगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, कैशिंग होती क्या है? तो दोस्तों, इस तरीके से समझिए कि हमारा जो एप्लीकेशन है, ऐसा हमें रिक्वायरमेंट आएगा कि बहुत बार कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत टाइम लेगा। या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजों को हमें नेटवर्क से फेच करना पड़े, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजों को हमें डेटाबेस से फेच करने के लिए बहुत टाइम लगे। और वो जो चीजें हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो चीजें हमें बार बार करनी पड़ रही है। तब हम क्या करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा हमारे एक फास्ट मेमोरी में स्टोर करके रख देंगे। तो होगा क्या, जो भी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होगा, जो कि ज्यादा टाइम लग रहा था उसको ऑपरेट करने में या तो कहीं नेटवर्क से फेच करने में, तो उसको हम क्या करेंगे, एक हाई स्पीड मेमोरी में स्टोर कर देंगे, जो कि हमारा है रैम। मोस्टली दोस्तों, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में भी कैशिंग को इंप्लीमेंट करते हैं हम। तो आज भी हम जो गुआवा कैशिंग इंप्लीमेंट करेंगे, इंटरनली हमारी प्राइमरी मेमोरी में ही ये एक मेमोरी एलोकेट होगा और वहां पे हमारा स्टोर होगा, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होगा। तो होगा दोस्तों ये कैसे कि एक सिचुएशन को इमेजिन करिए, कुछ डेटा को आपको ऑपरेट करने के लिए बहुत टाइम लगा। उसको आप ऑपरेट करने के बाद उसको जो डेटा हमें आउटपुट में मिला, उसको हमने कैशिंग में स्टोर करा दिया। दूसरी बार जब हमने उसी डेटा को ऑपरेट करने के लिए, उसी ऑपरेशन के लिए हम आए, हमने पहले चेक किया क्या इसका रिजल्ट हमारे ऑलरेडी कैशिंग में अवेलेबल है। तो ऑलरेडी अगर वो वहां पे अवेलेबल होगा तो उसको हम सिंपली यूज कर लेंगे और हमारा जो ऑपरेशन टाइम है बहुत ही बच जाएगा। लेकिन अगर वहां पे नहीं होगा, इसका मतलब हमें ऑपरेट करना है, ऑपरेट करेंगे और उसका रिजल्ट को हम पहले कैश में पुट करेंगे, उसके बाद उसको यूज करेंगे। तो अगली बार जब हम आएंगे, हमारा रिजल्ट ऑलरेडी कैश में पुट होगा। कैशिंग को आप एक हैश मैप की तरह समझ लीजिए। एक की होगा और उसका एक वैल्यू होगा, उसमें हम सेट करते जाएंगे, उस हिसाब से उसको फेच करेंगे। बहुत तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए आप एक हैश मैप को इमेजिन करिए। लेकिन इसमें आएंगे कुछ सवाल दोस्तों। क्या सपोज कैश में मैंने बहुत सारा डेटा स्टोर करते गया, हमारा मेमोरी तो फुल हो जाएगा। एक और सवाल, क्या अभी हमने देखा कि जो भी हमारा ऑपरेटेड डेटा आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको हम कैश में स्टोर कर देंगे। अगर वो कैश में ऑलरेडी है तो मैं उसको सिंपली यूज कर दूंगा। क्या पता मेरा डेटाबेस में ही एक्चुअल डेटा चेंज हो गया, मुझे लेटेस्ट डेटा कैसे मिलेगा? हर बार अगर मैं कैश से ही फेच करता रहूंगा तो कैश में तो मेरा ओल्ड डेटा रहेगा, राइट? इन्हीं सब चीजें के लिए कैशिंग में हमें बहुत सारी इंप्लीमेंटेशंस लगानी पड़ती है, बहुत सारा कस्टम लॉजिक लगाना पड़ता है कि कैश जो है हमारा कुछ कुछ टाइम में एक्सपायर होता रहे, हर बार हमारा वहां पे लेटेस्ट डेटा रहे। और उसमें हम मैक्सिमम साइज भी सेट करते हैं कि कितने टाइम बाद ऑटोमेटिकली जो हमारा कैश है वो एक्सपायर हो जाए। तो अगली बार ऑटोमेटिकली हमारा लॉजिक चेक करेगा कि अगर वो डेटा वहां पे नहीं है तो वहां पे फिर से कैश में पुट कर देगा। इसका मतलब हमारा हर बार लेटेस्ट डेटा ही कैश में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये चीजें अगर आप खुद से इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, बहुत चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑप्टिमाइज बनाना पड़ेगा। इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं गुआवा कैश के द्वारा। तो गुआवा कैश क्या है? गुआवा कैश गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड एक लाइब्रेरी है, जो कि हमें कैशिंग को इंप्लीमेंट करने में बहुत ही सहूलियत देता है। और ऑलरेडी उन्होंने बहुत चीजें हैंडल कर ली है। ये कैशिंग बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है और इसके अंदर ये जो एक्सपायरी हो गया, मैक्सिमम साइज हो गया, इस तरीके से बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी हैं और हमें उन्होंने ये सहूलियत दे दी है कि हम उसको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसके अंदर हम गुआवा कैशिंग का डिपेंडेंसी डालेंगे और हम बनाएंगे कुछ डेमो कंट्रोलर, जिसको हम टेस्ट करेंगे और गुआवा कैशिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप कोई आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि इंटेलिजे आईडिया हो गया, इक्लिप्स आईडी हो गया, उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। और हमारा एक और फेमस तरीका है जो कि हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर के द्वारा बना सकते हैं। चलिए आज हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। और मैं जो आईडीई यूज करने वाला हूं वो होगा इंटेलिजे आइडिया। और दोस्तों, जो भी आज हम कोड कर रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, स्प्रिंग इनिशियलाइजर के लिए मैं सिंपली जाऊंगा, स्प्रिंग इनिशियलाइजर सर्च कर दूंगा और ये हमारा आ गया पहला लिंक। तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, यहाँ पे हमारा एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमें चूज करने हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमारे एप्लीकेशन के लिए। चलिए चूज कर लेते हैं। लैंग्वेज हमारा रहेगा जावा और हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए चूज करेंगे मैवेन को। वर्जन को वही रहने देते हैं। यहाँ पे ग्रुप का नाम चेंज कर देते हैं com.codeconverse और आर्टिफैक्ट का नाम हम रख देते हैं गुआवा एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं डेमो प्रोजेक्ट फॉर गुआवा यूजिंग स्प्रिंग बूट। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया डेमो प्रोजेक्ट फॉर गुआवा यूजिंग स्प्रिंग बूट और हमारा आर्टिफैक्ट नेम और पैकेज नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। वर्जन यहाँ पे क्या चूज करना है दोस्तों, मैं यूज करूंगा LTS वर्जन। अब कुछ भी लेटेस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन होते हैं उसको इस्तेमाल करिए। अभी हमारा 17 है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन और पैकेजिंग हमारा रहेगा जार। राइट
इनसाइड सेक्शन में अगर हम आ जाएं तो वहां पे देखिए हमें ऑप्शन दे रहा है डिपेंडेंसीज को ऐड करने का। डिपेंडेंसी यानी क्या कि हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें हम ऐसे इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि नेटिवली स्प्रिंग बूट के अंदर जावा एप्लीकेशन के अंदर नहीं आ रही है, जो कि हमें एक्सटर्नली डिपेंडेंसी के हिसाब से ऐड करनी पड़ रही है। पहला डिपेंडेंसी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम एपीआईज बनाने वाले हैं तो हमारा चाहिए वेब डिपेंडेंसी। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, डाल दूंगा वेब, जो कि हमारा स्प्रिंग वेब डिपेंडेंसी ऐड हो गया। एक और डिपेंडेंसी क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें गेटर्स और सेटर्स, कंस्ट्रक्टर्स, बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। इसी बॉयलर प्लेट कोड को हटाने के लिए चलिए हम इस्तेमाल करते हैं लॉम्बक लाइब्रेरी का। तो मैं यहाँ पे सिंपली लॉम्बक को ऐड कर दूंगा। अभी मैं क्लिक कर दूंगा जेनरेट पे। अभी दोस्तों मैं गुआवा लाइब्रेरी नहीं ऐड कर रहा हूँ, उसको हम ऐड करेंगे इवेंचुअली। दोस्तों देखिए हमारा प्रोजेक्ट का जिप फाइल डाउनलोड हो गया है, इसको मैं सिंपली कर दूंगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करके इसी चीज को मैं अपने इंटेलिजे आइडिया में ओपन कर लेता हूँ। अभी दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है इंटेलिजे आइडिया में। ये थोड़ा टाइम ले सकता है मैवेन आर्कटाइप्स को लोड करने के लिए, थोड़ा सा उसको टाइम देते हैं। दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया है। अभी चलिए हम देखते हैं इसका pom.xml फाइल, हम देखते हैं कि क्या क्या डिपेंडेंसीज है इसमें। यहाँ पे डिपेंडेंसी हमने जो दो ऐड करी थी, जो कि हमारा वेब है और है लॉम्बॉक, ठीक है। अभी चलिए हम ऐड करते हैं गुआवा लाइब्रेरी, गुआवा कैशिंग का लाइब्रेरी। कैसे ऐड करेंगे, सिंपली जाएंगे ब्राउजर पे, सर्च करेंगे मैवन रेपो। हमारा जो पहला लिंक मिल रहा होगा उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके सर्च बार में हम टाइप करेंगे गुआवा। सिंपली टाइप करिए गुआवा, हमें जो पहला ही लिंक मिल जाएगा गुआवा कोर लाइब्रेरीज फॉर जावा, इस पे क्लिक करिए। हम यूज करेंगे लेटेस्ट वर्जन दोस्तों, जो कि JRE के लिए, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के लिए बना हुआ है। उस पर हम क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा मैवन का डिपेंडेंसी। क्लिक करते ही पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं करूंगा Ctrl+C और हम आगे हमारे pom.xml फाइल में हम लास्ट में डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हमारा जो लास्ट डिपेंडेंसी एडेड है, इसके बाद ही हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा डिपेंडेंसी ऐड हो गया गुआवा कैशिंग के लिए। यहाँ पे मुझे देखिए रीलोड का बटन आ रहा है। अगर ये बटन आपको नहीं आ रहा है, अगर आप इंटेलिजे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे M पे क्लिक करिए, मैवन, यहाँ पे आप रीलोड पे दबा दीजिए। अगर आप इक्लिप्स यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली जाइए हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा मैवन का बटन, मैवन पे क्लिक करिए तो रीलोड प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट में गुआवा कैशिंग का भी लाइब्रेरी ऐड हो चुका है। अभी दोस्तों एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से गुआवा कैश हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में इंटीग्रेट होगा, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो समझिए ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट है। तो होगा क्या दोस्तों, हम कुछ कैश डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारे होंगे अलग अलग टाइप के। तो सोच लीजिए गुआवा कैश हमारा कंप्लीट हैश मैप की तरह है, जिसमें हमारा क्या होगा, एक साइड होगा की का और एक साइड होगा हमारा वैल्यू का, जो कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए ऑब्वियसली, और वैल्यू हमारा क्या होगा जो भी हम रखना चाहते हैं। कुछ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रख सकते हैं, एक और हैश मैप रख सकते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं। तो होगा क्या दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हम ऐसे बहुत सारे कैश डिक्लेयर करते हैं, जो कैश होते हैं अलग अलग काम के लिए रखे होते हैं। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं होता क्या है। समझ लीजिए एक Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये जो बड़े बड़े ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें अगर आप लॉगिन करते हैं आप देख सकते हैं कि आपको एक रिकमेंडेड सेक्शन दिख रहा होता है कि आपको ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं वो लोग कि आप लोग खरीदो। लेकिन आप सोचिएगा हमेशा कि आप जो भी प्रोडक्ट पास्ट में खरीद चुके हैं ना, उसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको वो सजेस्ट करते हैं। तो होता क्या है, उनके डेटा साइंस एल्गोरिथम्स लगे होते हैं, वो देखते हैं कि आपने पास्ट में क्या क्या खरीदा, उसके बेसिस पे आपके लिए क्या क्या रेलेवेंट हो सकता है, उन सब चीजों को वो आपको सजेस्ट करते हैं या तो रेकमेंड करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो रिकमेंडेशंस को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, सोचिए कितने सारे यूजर्स हैं, सब यूजर्स के लिए उनको कैलकुलेट करना पड़ रहा होगा। तो ये जो कैलकुलेशन टाइम है ना, बहुत ज्यादा लगता है। तो वो पुराने ऑर्डर्स देखेगा, इसके हिसाब से वो स्मार्टली डिसीजन लेगा कि उसके रिलेटेड क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्या ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। तो ये ज्यादा टाइम लगता है। तो होता क्या है दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है वो एक कैश में स्टोर किया जाता है। तो समझ लीजिए ये वाला जो पहला है, सपोज ये हमारा है जो रिकमेंडेशन सेक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल क्या, सपोज एक यूजर है जो कि आपके एप्लीकेशन में साइन अप कर रहा है। अभी क्या हुआ सिचुएशन कि वो OTP फ्लो में है, मतलब आपने उसको OTP भेज दिया है, वो OTP एंटर करेगा और दूसरा API कॉल होगा आपके बैकएंड में आएगा और आप चेक करेंगे कि वो यूजर वैलिड है कि नहीं, OTP वैलिड है कि नहीं। तब तक के लिए नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो OTP का कोई वैलिडेशन टाइम होता है इसके 10 मिनट 15 मिनट, उसी OTP को आप इस कैश में स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमारा सेकंड कैश बन गया। इस कैश में अगर आप स्टोर कर देंगे, नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से API कॉल करेगा, इसी कैश से आप चेक करेंगे, अगर इस कैश में नहीं होगा तो सिंपली वो OTP एक्सपायर्ड है। तो इसी तरीके से मल्टीपल कैश हम डिक्लेयर करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे और किस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे मल्टीपल कैश और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। तो चलिए हमारे SRC पैकेज में चलते हैं। यहाँ पे हमारे चले गए मेन पैकेज में, जावा के अंदर ये जो हमारा मेन पैकेज है, देखिए मेन पैकेज में मैं क्या करूंगा, एक न्यू क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं क्या रखता हूँ, config डॉट। अभी सोचेंगे कि config डॉट क्यों लिखा मैंने इंटेलिजे में, अगर मैं कुछ लिख के उसके बाद डॉट लगा देता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, जो पहला वाला जो वर्ड है ना वो एक सब पैकेज बन जाता है। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लिखूंगा कैश config, जो कि मैंने एक क्लास का नाम लिखा है कैश config। तो मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा होगा क्या, एक देखिए config करके एक पैकेज बन गया,
उसके अंदर हमारा क्लास बना जिसका नाम है कैश कॉन्फ़िग। तो होगा क्या, इस कैश कॉन्फ़िग के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारे इंडिविजुअल कैशेस होंगे। तो सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, बेसिकली दोस्तों हम इसमें डिक्लेयर करने वाले हैं कुछ बीन्स जो कि हमारे थ्रू आउट द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होंगे। कहीं पे भी उनको हम ऑटो वायर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन, जो भी हमारा थ्रेड उस पर्टिकुलर कैश में अपडेट करेगा, सारे थ्रेड में वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली हमें एक पब्लिक मेथड बनाना है जो हमें रिटर्न क्या करेगा दोस्तों, रिटर्न करेगा कैश। ये कैश कहाँ से आ रहा है, देखिए ये आ रहा है हमारे google.common पैकेज से, जो कि हमारा गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड गुआवा कैश का इंप्लीमेंटेशन है। तो ये कैश क्या है दोस्तों, ये एक जेनेरिक टाइप का इंटरफेस है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये कैश का की क्या है और वैल्यू क्या है। जैसे कि मैंने बताया, कैश हमारा सिंपली एक हैश मैप की तरह है। इससे पहले चलिए थोड़ा सा एक बेसिक सेटअप कर देते हैं हमारे एप्लीकेशन का, कुछ एंटिटीज बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कैश को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें मदद मिलेगी। इस चीज को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। ये सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल रहा होगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलिए, तो दोस्तों हो गया हमारा जो डेटा रेडी। मैंने क्या किया है, एक प्रोडक्ट क्लास बना दिया है। इस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है दोस्तों, एक सिंपल नेम है जो कि हमें अभी के लिए कैश इंप्लीमेंटेशन के लिए काफी है। अभी मैंने क्या किया, एक और क्लास बना दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस क्लास का नाम है फेक डेटा। तो इसमें हुआ क्या है, मैंने क्या किया है कि हार्ड कोड करके कुछ डमी डेटा हमारा सेट कर दिया है, क्योंकि हमें अभी रिपोजिटरीज कनेक्ट नहीं करने हैं, डेटाबेस का भी झंझट नहीं लेना है। हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से कैश इंप्लीमेंट होता है। तो अभी मैंने क्या किया है, एक मेथड बनाया है। ये मेथड क्या करता है, एक यूजर आईडी लेता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हार्ड कोड कर दिया है एक सेकंड का स्लीप। मतलब जब भी ये मेथड में कॉल करूंगा, हमेशा हमें एक सेकंड का डिले देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली सिमुलेट कर रहा है, जो कि हमारा हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला ऑपरेशन है, या तो कहीं पे हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं किसी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी क्या करेगा, एक सेकंड वो वेट करेगा। इसके बाद सिंपली जो भी हमने यूजर आईडी पास करी होगी, इसका जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है, जो कि हमने बेसिकली हार्ड कोड कर रखा है ऐसे रैंडम प्रोडक्ट्स, तो वो हमें रिटर्न कर देगा। तो हमें ये प्रिटेंड होगा कि ये एक सेकंड टाइम लगा के उसको कैलकुलेट करके रिटर्न किया। रियल लाइफ में दोस्तों यहाँ पे आपका एक्चुअल लॉजिक लिखा होगा। तो अब हम आ गए हैं कहां पे, हमारे कैश कॉन्फ़िग वाले क्लास में, जहां पे हम डिक्लेयर करेंगे हमारे जो अलग अलग कैश है। अभी हम एक ही डिक्लेयर करके देखते हैं होगा क्या दोस्तों। मैंने जैसे कि बताया था, ये कैश क्या है, एक जेनेरिक टाइप का इंटरफेस है जिसमें हमें 2 जेनेरिक पैरामीटर पास करने होते हैं, जो कि पहला होता है की टाइप का, दूसरा होता है वैल्यू टाइप का। जैसे कि हम एक हैश मैप डिक्लेयर करते हैं। तो की क्या है दोस्तों, की मैंने रखा है सिंपल स्ट्रिंग, जो कि हमारा यूजर आईडी है। हमारा जो कैश में जो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा दोस्तों हमारे जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो कि उसके रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो सिंपली क्या होगा, एक लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका नाम हम रखते हैं प्रोडक्ट कैश। तो मैंने यहाँ पे रखा है सिंपली इसका नाम प्रोडक्ट कैश, जो कि दोस्तों मेथड का नाम मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट कैश। तो अभी हम इसमें लॉजिक क्या लिखेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, सिंपल हमें क्या करना है, इस कैश जो इंटरफेस है इसका एक इंप्लीमेंटेड ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। इसका मतलब क्या हमें खुद से बनाना पड़ेगा, नहीं दोस्तों, इसका ऑलरेडी है। हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कैश बिल्डर को। ये एक क्लास है जिसके थ्रू हम बना सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो हम करेंगे क्या, कैश बिल्डर डॉट न्यू बिल्डर। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर डायरेक्टली कॉल कर देंगे डॉट बिल्ड। तो होगा क्या दोस्तों, सिंपली हमें मिल गया एक कैश ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम इस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये हमने पब्लिकली तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये थ्रू आउट द स्प्रिंग बूट कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से अवेलेबल मिलेगा, इसके लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा इसको एज ए बीन। मतलब ये एक बीन डिक्लेयर हो गया। जब भी हम इस नाम से कॉल करेंगे हमारे थ्रू आउट द एप्लीकेशन, तो मिलेगा हमें किसका ऑब्जेक्ट, इस मेथड कॉल होगा, इस मेथड के अंदर जिसका हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रखा है वो वाला ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा होगा। क्योंकि इसको मैंने बीन डिक्लेयर कर रखा है, इस क्लास को मुझे कॉन्फ़िगरेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों हमारे कैशिंग का इंप्लीमेंटेशन डन ही है। इसको आप रियल टाइम में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कैच है दोस्तों। क्या, ये एक्सपायर कब होगा, या तो उसका मैक्सिमम साइज किस तरीके से सेट कर सकते हैं। चलिए पहले इसको इस्तेमाल करके देखते हैं, फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे वो दो चीजें, एक्सपायरी और मैक्सिमम साइज। चलिए इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, हम एक बना लेते हैं दोस्तों एक डमी कंट्रोलर। किस तरीके से बनाऊंगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाऊंगा, जावा क्लास चूज करूंगा, मैं सर्च करूंगा कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो अभी मेरा एक क्लास बन के रेडी है, जो कि एक सब पैकेज के अंदर आ गया जिसका नाम है कंट्रोलर। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस पे लगा दूंगा रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि मैंने एक रेस्ट एपीआई बनाना है। तो यहाँ पे एक एपीआई बना लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक रिक्वेस्ट मैपिंग दे देता हूँ, जिसका नाम मैं क्या रखूंगा, स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एक पब्लिक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में रिटर्न कर रहा हूँ, जिसका मैं नाम रख देता हूँ गेट प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम पैरामीटर क्या लेंगे दोस्तों, इसमें पैरामीटर लेंगे जो कि यूजर की आईडी होगी। तो मैं क्या करूंगा, एक रिक्वेस्ट पैरामीटर ले लेता हूं, जो कि होगा क्या, यूजर आईडी। तो इसमें क्या करूंगा मैं, रिटर्न। यहाँ पे मैं डायरेक्टली फेक डेटा को कॉल कर दे रहा हूं, लेकिन आपके एप्लीकेशन में या तो आप यहाँ पे सर्विस लेयर या तो आपके फसाड लेयर को कॉल कर रहे होंगे।
तो यहाँ पे मैं फेक डेटा डॉट गेट रिकमेंडेशन मेथड कॉल करूंगा, इसमें मैं पास कर दूंगा यूजर आईडी। जैसे कि हमें पता है ये जो है मेथड 1 सेकंड का टाइम लेगा बिफोर रिटर्निंग द डेटा। तो इसको मैं बना देता हूँ गेट मैपिंग, इसका नाम मैं रख देता हूँ। तो मैंने एक गेट मैपिंग बना दी जिसके अंदर मैंने रख दिया रिकमेंडेशंस। तो हमारा फुल पाथ क्या होगा दोस्तों, /products/recommendations। तो दोस्तों अभी चलिए इसको पोस्टमैन के थ्रू हिट करते हैं। पहले रन कर देते हैं हमारा एप्लीकेशन। दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको जब आएगा आप अनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग करिए, याद रख के, क्योंकि इसका मतलब हमारा जो लॉम्बॉक के एनोटेशन हैं ये प्रोसेस होंगे और उसके जो एक्चुअल गेटर्स और सेटर्स है वो जनरेट होंगे कंपाइल टाइम पे। इसको ऑन करना बहुत ही जरूरी है इंटेलिजेंट आइडिया में। तो हमारा एप्लीकेशन हो गया है स्टार्ट, हमारा जो 8080 पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। तो चलिए पोस्टमैन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा पोस्टमैन खुल के रेडी है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना यूआरएल क्या होगा दोस्तों, products/recommendations, और यहाँ पे हमें यूजर वन नहीं पास करना है, हम क्या करेंगे इसको रिक्वेस्ट पैरामीटर में पास करेंगे, इधर। तो यूजर आईडी होगा क्या दोस्तों, यूजर वन, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे आप फेक डेटा में हमने हार्ड कोड कर रखा है यूजर वन का ये रहा डेटा, यूजर टू का, यूजर थ्री का, 3 ही हमने यूजर्स हार्ड कोड कर रखे हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा रिपोजिटरी कॉल हम मिमिक कर रहे हैं। तो मैंने यूजर वन पास कर दिया। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा हमारा 1 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा बेसिकली कितना लगा है, 1452 मिली सेकेंड्स, मतलब बेसिकली वो 1.4 सेकेंड्स ही होता है। इसका मतलब हमें लगा 1 सेकंड ये डेटा को फेच करने में। इसको मैं फिर से हिट करता हूँ, जैसे कि मल्टीपल कॉल्स हो रहे हैं। देखिए फिर से हिट किया तो वही 1 सेकंड लगा, फिर से हिट किया तो वही अराउंड 1 सेकंड ही मुझे लग रहा है, क्योंकि वो 1 सेकंड टाइम लेता है उसको कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अभी इसमें हम गुआवा कैशिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। कैश तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसको यूज तो किया नहीं ना। तो चलिए इसको यूज किस तरीके से करेंगे। बेसिकली दोस्तों होगा क्या, हमारा जो एप्लीकेशन है, यहाँ से हमारा जो ऐप है, ठीक है, ऐप जब भी डेटा को फेच करेगा वो पहले क्या करेगा, कैश में चेक करेगा, जो कि हमारा कैश हमने डिक्लेयर कर रखा है। अगर ये कैश में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, सिंपली उसको इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। अगर ये कैश में प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, इधर आएगा, यहाँ पे हमारा जो डीबी होगा या तो जो भी कैलकुलेशंस हो गए उसको परफॉर्म करेगा। इसका रिजल्ट वो क्या करेगा, पहले कैश में पुट करेगा और उसको वो फिर से यूज करने लग जाएगा। इसका मतलब जब सेकंड टाइम आएगा ऑलरेडी हमारे पास कैश में वो डेटा होगा। इसी चीज को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। पहला चीज तो ये है कि इस कंट्रोलर में मुझे वो कैश चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा। कैसे, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा प्राइवेट कैश, और इसमें मैं क्या रखूंगा, हमारा जो की टाइप है स्ट्रिंग और आउटपुट टाइप है हमारा क्या, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और इसका हमें नाम क्या रखना है दोस्तों, अगर मैं सेम नाम रखूंगा जो कि हमने कैश कॉन्फ़िग में डिक्लेयर कर रखा है, जो कि है प्रोडक्ट कैश, तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नाम अलग रखना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ऑटो वायर एट्रीब्यूट है उसके साथ हमें लगाना पड़ता है एक क्वालिफायर एट्रीब्यूट, मतलब क्वालिफायर एनोटेशन। इसका अगर हम पास कर सकते हैं जो कि उसका नाम है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकता हूँ। अगर मैं कैश रखूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑटो वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये कैश मिल चुका है। जब हमारा एप्लीकेशन रन करेगा तो यहाँ पे मुझे ऑटो वायर होकर उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है दोस्तों, चेक करना है क्या इस कैश में हमारा यूजर आईडी का डेटा प्रेजेंट है। तो इसे हम किस तरीके से चेक करेंगे गुआवा कैश में, हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कैश डॉट, यहाँ पे देखिए बहुत सारे गेट मेथड्स हैं, हम पहले फोकस करते हैं इस गेट इफ प्रेजेंट पे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, इसके जरिए आपका कोड बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली हैंडल करने लगेगा एक्सपायरी टाइम को भी। देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, गेट इफ प्रेजेंट मेथड को कॉल करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यूजर आईडी पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इफ प्रेजेंट करके इस वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर करा दिया है। तो अभी मैं क्या चेक करूंगा क्या ये इफ प्रेजेंट मेरा खाली है, एम्प्टी है। अगर आप एक कलेक्शन को एम्प्टी या तो नल चेक करना चाहते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप चेक करिए इस कलेक्शन यूटिल्स का। इस कलेक्शन यूटिल्स एस है दोस्तों, यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी मेथड का। तो ये क्या करेगा, ये कलेक्शंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, तो ये क्या करेगा, नल भी चेक करेगा, एम्प्टी भी चेक करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस इफ प्रेजेंट को यहाँ पे पास कर दूंगा। अगर ये एम्प्टी है दोस्तों, इसका मतलब ये हमारा खाली है और मुझे वो कैलकुलेशन करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये वाला जो कैलकुलेशन है इसको कैलकुलेट करके मैं करूंगा रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हमारा डेटा आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या रिटर्न करूंगा, इफ प्रेजेंट। अभी दोस्तों एक चीज हमने छोड़ दी है, क्या, पहले हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि कैश में अगर वो डेटा नहीं है तो हमने कैलकुलेशन करके रिटर्न कर दिया, या तो हमने कैश से जो मिला रिटर्न कर दिया। लेकिन हमने इसको कैश में डाला कब, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसी चीज को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, रिकमेंडेशंस। रिटर्न करने से जस्ट पहले मैं क्या करूंगा, कैश डॉट जाऊंगा पुट मेथड में, जो कि हमारा हैश मैप का जो भी मेथड्स होते हैं इसी सिमिलर मेथड्स हमें मिल रहे होते हैं। तो मैं जाऊंगा पुट में, मैं क्या करूंगा, इसी यूजर आईडी के मुताबिक हमारा डाल दूंगा मैं रिकमेंडेशंस को। तो हमारा हो गया कैश में ये पुट।
तो अभी चलिए इसको मैं फिर से रीरन करता हूँ और हम देखते हैं एप्लीकेशन में होगा क्या। तो हमारा रीरन हो चुका है एप्लीकेशन दोस्तों। चलिए पोस्टमैन में देखते हैं अभी क्या होगा। हमारा जो 1 सेकंड टाइम लग रहा था, पहली बार तो 1 सेकंड लगेगा ही, क्योंकि पहली बार हमारा कैश खाली होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। देखिए हमारे 1 सेकंड से ज्यादा तो लगना ही चाहिए। देखिए हमें लगा है 1100 मिलीसेकंड, 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा। अभी अगर मैं हिट करूंगा तो सिग्निफिकेंटली फास्ट होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ 16 मिलीसेकंड हमें लगा है। मतलब सेकंड टाइम जब हमने कॉल किया वो हमारा डेटा आया कैश से, क्योंकि हमने क्या किया था, पहली बार चेक किया, क्योंकि कैश में डेटा नहीं था, हमने कैलकुलेशन किया, कैश में पुट किया, उसको रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड टाइम जब हमने कॉल किया तो वो कैश में ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो वो डेटा वहां से हमें रिटर्न हो गया। तो मैं दूसरी तीसरी बार जितनी बार भी कॉल करूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं 11 मिलीसेकंड, दूसरी बार कॉल किया 6 मिलीसेकंड। दोस्तों सोचिए हमारा एप्लीकेशन अगर 1 सेकंड ना लेके 10 सेकंड ले रहा होता तो इसका कितना टाइम हमने बचा लिया, हमारा एप्लीकेशन कितना फास्ट हो गया। अभी आ जाते हैं हमारे जो मेन 2 चीजें हमने छोड़ दी थी, जो कि है हमारी एक्सपायरी टाइम और जो है मैक्सिमम साइज। तो हमारे कैश को जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपली एक न्यू बिल्डर कॉल किया और उसके अंदर हमने बिल्ड करके हमारा जो सिंपल जो बेसिक कैश है उसको डिक्लेयर कर दिया। अभी होगा क्या दोस्तों, जब तक इस कैश को हम मैन्युअली एविक्ट नहीं करते, मतलब इस कैश को हम खाली नहीं करते, ये फॉरएवर कैश बन जाएगा। मतलब ये कैश से कोई डेटा कभी क्लियर होगा ही नहीं। तो बेस्ड ऑन आवर लॉजिक, जो भी हमने लॉजिक लिख रखा है, इसका मतलब हमेशा वो ये कैश से ही फेच करने लगेगा, ये कभी भी चेक ही नहीं करेगा कि ये एक्सपायर हुआ कि नहीं। तो इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे ऐसे मेथड्स मिलते हैं दोस्तों, जिसके जरिए हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारे हिसाब से, हमारे एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे अभी जो 2 चीजें मेन जरूरत होती है हमारे एप्लीकेशन में, उस पर हम डिस्कस सकते हैं। क्या है, जो एक्सपायर आफ्टर राइट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी हमारे एप्लीकेशन जो भी हमारा जो डेटा है उसको कैश में राइट करेगा, मतलब पुट करेगा, उसी टाइम से एक टाइमर लगना स्टार्ट हो जाएगा। वो जब भी उसको डालेगा, उसके जो जितने भी हमने टाइम स्पेसिफाई कर रखा होगा, उस टाइम के बाद वो डेटा वहां से ऑटोमेटिकली एविक्ट या तो रिमूव हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है, जब भी हम अगली बार जाएंगे, हम चेक करेंगे वो डेटा कैश में होगा नहीं, फिर से रिकैलकुलेट होगा, उसको हम कैश में फिर से डाल देंगे, वहां से फिर से नया टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। सपोज मेरा टाइम मैंने दे रखा है एक्सपायरी का 10 मिनट, तो होगा क्या दोस्तों, हर 10 मिनट में मुझे लेटेस्ट डेटा मिल रहा है। तो इसी हिसाब से आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पे बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, इसका जो टाइम सेट कर सकते हैं। चलिए अभी हमें आसानी होगी सीखने में, तो मैं क्या करूंगा, उसका 2 मिनट टाइम सेट करता हूँ। कैसे मैं सेट करूंगा, 2 दूंगा पहले, इसका जो वैल्यू है ड्यूरेशन, अभी मैं पास करूंगा या तो ये मिनट्स है, या तो सेकेंड्स है, या तो आवर्स है। तो मैं क्या करूंगा, टाइम यूनिट डॉट में पास करूंगा क्या, मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि टाइम यूनिट डॉट मिनट्स मैंने पास कर दिया। तो होगा क्या, तो ये जो हमारा कैश बना, इसका हमने एक एक्सपायरी टाइम सेट कर दिया। जब भी एक्सपायर आफ्टर राइट, मतलब जब भी हम उसमें डेटा पुट करेंगे, उसके 2 मिनट बाद वो एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी चलिए फिर से सिंपली इसको रीरन करते हैं, क्योंकि सेम हमारा लॉजिक चलेगा। इसको रीरन करेंगे। देखिए हमारा एप्लीकेशन रीरन हो गया है। अभी दोस्तों जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा, हमारा नीचे हमें टाइम देखिएगा 2:50 हो चुके हैं। आधी रात को मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 2:50 पे मैंने उसको सेंड किया। सेंड करते ही हमारा देखिए पहला कॉल तो 1 सेकंड लगा ही। अभी क्या हुआ, हमारा डेटा राइट हो गया। 2 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर होगा। मैं फिर से इसको सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 9 मिलीसेकंड लगे। फिर से मैं हिट करता हूँ, देखिए 6 मिलीसेकंड लगे। अभी चलिए दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं। 2:50 को मैंने इसको कॉल किया था, 2:52 को 2:52 को हम चेक करेंगे, ये एक्सपायर हो जाना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं कट डाल रहा हूँ दोस्तों, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करा देता हूँ। दोस्तों अभी सिर्फ 1 ही मिनट हुआ है, तो चलिए फिर से एक सेंड करके देखते हैं हमारे एपीआई को, देखते हैं क्या डेटा आता है। हमारा वही 5 मिलीसेकंड, मतलब अभी भी हमारा डेटा कैश में प्रेजेंट है। अभी हम बार बार हिट कर रहे हैं, उसमें कोई अफेक्ट नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो एक्सपायरी टाइम है राइट पे डिपेंड करता है। कितनी बार हम उसको गेट कर रहे हैं या तो कॉल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो अभी बस हमें 30 सेकंड वेट करना है। 30 सेकंड के बाद ये एक्सपायर हो जाना चाहिए। दोस्तों अभी हमारा 2 मिनट हो चुका है। अभी देखिए हम हिट करेंगे तो हमारा टाइम लगना चाहिए। देखिए लास्ट कॉल हमारा कितना लगा था, 5 मिलीसेकंड। अभी मैं अगर कॉल करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली टाइम लग रहा है, और हमें क्या लगा दोस्तों, 1 सेकंड से ज्यादा, मतलब 1000 मिलीसेकंड से ज्यादा ही लगा है हमें। इसका मतलब हमारा कैश हो गया है एक्सपायर। अभी फिर से मैंने हिट किया तो ऑटोमेटिकली फिर से वो लोड हो चुका होगा। फिर से अगर मैं सेंड करूंगा तो मेरा फिर से 6 मिलीसेकंड लग गया, मतलब फिर से हमारा कैश रिफ्रेश हो गया। तो इसी तरीके से हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा जो कैश में डेटा है वो हमेशा लेटेस्ट डेटा ही रहे। चलिए इसी चीज को मैं थोड़ा सा और रिफैक्टर करके आपको एक इजी तरीके से समझाता हूँ। किस तरीके से, इतना जो हमें कोड लिखना पड़ा, इतना भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली करूंगा रिटर्न कैश डॉट गेट। हमने देखा था गेट इफ प्रेजेंट मेथड को। इस पे अगर मैं कॉल करता हूं तो वो क्या करता है, चेक करता है अगर वो डेटा है, अगर है तो दो देता है, नहीं तो वो नल रिटर्न करता है। तो मैं क्या करूंगा, अगर नॉर्मल गेट मेथड में अगर जाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो गेट मेथड है, यहाँ पे एक की लेता है और एक कॉलेबल लेता है। एक कॉलेबल क्या है दोस्तों, हमने पास करना है हमारा की, जो कि है यूजर आईडी।
ये जो एक कॉलेबल है इसमें हम क्या पास करेंगे, हमारा लॉजिक। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली गुआवा कैश इस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर देगा जब भी ये डेटा कैश में प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि इस गेट मेथड में हमें डेटा मिले ही मिले, क्योंकि हमने गुआवा कैश को ही दे दिया है। ये लो भाई, ये हमारा लॉजिक है, इसको एग्जीक्यूट कर देना अगर डेटा ना मिले तो। इसको मैं किस तरीके से कॉलेबल को पास करूंगा, सिंपली हमें एक लैम्बडा पास करना है। इस लैम्बडा के अंदर मैं क्या करूंगा, हमारा जो फेक डेटा डॉट गेट रिकमेंडेशन से यूजर आईडी के साथ मैं पास कर दूंगा। तो होगा क्या, ये जो हमारा मेथड है, ये जो हमारा लैम्बडा मेथड हमने पास किया, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा डेटा इस कैश के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलेबल पास किया है, तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं। इसको हमें ट्राई कैच ब्लॉक में या तो यहाँ पे मेथड सिग्नेचर में डालना पड़ेगा। एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लॉम्बॉक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको थ्रोज एक्सेप्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। सिंपली हमें क्या लिखना है, स्नीकी थ्रोज, जो कि एक लॉम्बो का एनोटेशन है। इसको लगाते ही देखिए हमारा एरर चला गया है। ये क्या करेगा, इंटरनली जब आपका कंपाइल होगा एप्लीकेशन, उसी वक्त वो ऐड कर देगा, जैसे कि ये कंपाइल टाइम पे गेटर्स और सेटर्स जनरेट करता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो अभी देखिए हमारा जो लाइन ऑफ कोड था कितना रिड्यूस हो गया। इतना सारा हमने कोड लिख रखा था, अभी सिर्फ मैंने एक ही लाइन का कोड लिखा। देखते हैं ये चीज काम कर रही है कि नहीं। मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया है, हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। दोस्तों चलिए हम पोस्टमैन में चलते हैं, उसको हिट करके देखते हैं। हिट करते ही पहला कॉल हमारा 1 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि अभी तक कैश में कोई डेटा है ही नहीं। सेकंड कॉल में जब करूंगा तभी हमारा देखिए 4 मिलीसेकंड लगे बस। तो 4 मिलीसेकंड मतलब हमारा जो कैश में डेटा लोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो हमने मैन्युअली कुछ लोड किया ही नहीं। यहाँ पे देखिए कहीं पे हमने तो पुट मेथड कॉल किया ही नहीं, हमने बस इस लैम्बडा को पास कर दिया कि जब भी डेटा नहीं होगा तो तुम इस लैम्बडा को एग्जीक्यूट कर देना। ये जो लैम्बडा है ये रिटर्न कर रहा है हमारा जो डेटा है, तो उसको वो डायरेक्टली क्या करेगा, इस की कॉरेस्पॉन्डिंग सेव करा देगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम उस कैश से कोई डेटा को फेच करेंगे, ऑटोमेटिकली डेटा हमारा होगा, नहीं होगा तो वो यहाँ से डेटा मिल जाएगा। बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स होते हैं दोस्तों कैश को इंप्लीमेंट करने के लिए। मैं आपको एक सिंपल डिजाइन पैटर्न बताता हूँ जो कि आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं। क्या दोस्तों, आप एक सिंपल क्लास बनाइए जिसका नाम आप रखिए कैश स्टोर। उसके अंदर आप अलग अलग मेथड्स बनाइए, जो कि आपके मेथड्स होंगे वो कैश से डेटा गेट कर रहे होंगे। एक मेथड आपका होगा गेट रिकमेंडेशंस फ्रॉम कैश। तो होगा क्या, इसके अंदर आप ये वाला लॉजिक लिखिए, ठीक है, जो कि हमारा कैश डॉट गेट जो भी आपका लॉजिक होगा। अभी होगा क्या, किसी भी सर्विस में, जिस किसी सर्विस में या तो फसाड लेयर में आपको कुछ डेटा कैश से गेट करना है, आपको ये वाला जो कैश है ना उसको वहां पे ऑटोवेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वल्नरेबल है दोस्तों। कोई भी अगर किसी मेथड में चाहे इस कैश डॉट पुट मेथड को कॉल कर सकता है। मैं पुट मेथड को कॉल करके मैं कुछ भी डेटा अगर सेट कर दूंगा ना, ये थ्रू आउट द एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा। तो इसी चीज को बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस कैश स्टोर के अंदर ही सिर्फ इस कैश को हम ऑटोवेयर कर रहे होंगे। उस स्टोर के अंदर आप मल्टीपल कैशेस को भी ऑटोवेयर कर सकते हैं, इस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होगा क्या, जब भी मुझे जरूरत होगी यहाँ पे मैं कैश को ऑटोवेयर ना करके उसी कैश स्टोर क्लास को ऑटोवेयर करूंगा, क्योंकि मैंने उसको एज ए कॉन्फ़िगरेशन या तो कंपोनेंट डिक्लेयर कर रखा होगा। तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको मैं यहाँ पे ऑटोवेयर कर दूंगा। जब भी मैं उसको कॉल करूंगा, सिर्फ जितने मेथड्स मुझे चाहिए उतने ही मेथड्स वहां पे मैं बनाऊंगा। कोई ऐसा मेथड बनाऊंगा ही नहीं जिसके द्वारा इसी कैश को कोई मॉडिफाई कर दे, क्योंकि हमारा जो डेटा जनरेशन का लॉजिक है वहां पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। तो इसी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मुझे डेटा लॉजिक कोई गड़बड़ कर दे। अभी क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन और भी सिक्योर हो गया, कोई कैश को भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अभी दोस्तों देखिए हमारा सिर्फ 3 यूजर्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। क्या होगा आपके एप्लीकेशन में अगर 1 मिलियन यूजर्स आ गए, क्या आपका रैम जो कि हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, प्राइमरी मेमोरी है, इसके अंदर इतने सारे डेटा रह पाएंगे कैश के अंदर? नहीं, क्योंकि इसी चीज को हमें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक मैक्सिमम कैपेसिटी भी हमें सेट करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों ये मैक्सिमम कैपेसिटी वैसे काम नहीं करती जैसे हम नॉर्मली सोचते हैं। मैं पहले आपको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है मैंने सब, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कैश है, तो कैश में मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी 3 सेट कर दी, ठीक है। तो मैं कैश है 1 2 3। इस कैश में क्या होगा, 3 से ज्यादा कीज नहीं रह पाएंगे। तो ये किस तरीके से काम करता है, तो पहली बार जब हिट होगा, हमारा यूजर 1 का डेटा है यहाँ पे रह गया, तो यूजर 2 का डेटा यहाँ पे रह गया, यूजर 3 का डेटा भी यहाँ पे रह गया। अभी होगा क्या दोस्तों, जब भी सपोज मैं यूजर 4 ऐड करना ट्राई करूंगा, तो आप क्या सोच रहे हैं, जो यूजर 4 है वो ऐड होगा, कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा, या तो इनमें से किसी को पहले वो किक आउट कर देगा, भाई तू हट, क्योंकि यूजर 4 ऐड करना है मुझे। ये थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। किस तरीके से, कैश में जब हम इसको मैक्सिमम साइज सेट करते हैं, ये ऐसे ही किसी को पहले से या तो आखिर से इस तरीके से इसको किक आउट नहीं करता। तो ये किस तरीके से काम करता है, जो कि हमारा लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड होगा, मतलब जो हमने लास्ट उसको गेट करा है उसको वो पहले डिलीट कर देगा। सपोज मैंने अभी एक गेट एपीआई कॉल की जिसमें मैंने यूजर 1 को गेट किया, ठीक है। सपोज हमारा जो लास्ट हमने किसको कॉल किया, यूजर 1 को, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यूजर 3 को कॉल किया,
तो यूजर 3 भी हमारा एक गेट कॉल में आया है। तो इस फ्रीक्वेंसी में अगर देखें तो अभी हमारा सबसे लीस्ट कॉल कौन सा है, जो सबसे पहले कौन सा कॉल हुआ था, जो कि हमारा था यूजर 1। तो यूजर 2 को हमने कभी कॉल ही नहीं किया है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। तो अभी क्या हुआ, यूजर 1 और यूजर 3 को हमने चेक किया, सबसे लीस्ट कॉल्ड आइटम कौन सा है, यूजर 1 है। तो पहले देखते हैं, फिर से हमने यूजर 2 को कॉल किया। तो मैंने क्या किया, यूजर 2 का डेटा को हमने गेट एपीआई में कॉल किया, तो यूजर 2 भी एक यूज्ड में आ गया, मतलब उसको हमने गेट किया। तो वो भी ट्रैक रखता है गुआवा कैश कि किसको आपने कब गेट किया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पहले हमने कॉल किया था यूजर 1 को, फिर से यूजर 3, फिर से बाद यूजर 2 को, मतलब यूजर 1 हमारा सबसे पुराना कॉल किया हुआ डेटा है। जब भी मैं यूजर 4 को उसमें ऐड करूंगा, वो क्या करेगा, पहले यूजर 1 को वहां से हटाएगा और यूजर 4 को डाल देगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो कि आपके लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एलिमेंट्स हैं, जो कि आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, वो ही हटेंगे कैश से। जो कि आप बार बार उसको फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं, वो कैश से हटेंगे ही नहीं। तो अगर आप मैक्सिमम साइज सेट करते हैं, इससे आप निश्चिंत हो जाइए कि कोई भी आपका जरूरी डेटा कटेगा नहीं कभी। सपोज कोई डेटा है कि वो बार बार कॉल हो रहा है, आपने मैक्सिमम साइज सेट कर दी, कोई और डेटा आप कैश में रखना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मेरा वो वाला डेटा उड़ ना जाए, नहीं उड़ेगा, क्योंकि वो डेटा बार बार कॉल कर रहे हैं, राइट। गुआवा कैश उसको ट्रैक रख रहा है कि हाँ ये डेटा बार बार कॉल हो रहा है, तो वो उसको डिलीट नहीं करेगा, वो डिलीट करेगा जो कि लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड में से है। अभी एक और सवाल हमारे मन में आएगा कि व्हाट इफ मैंने यूजर 1 को और यूजर 2 को कभी यूज ही नहीं किया, मैं सिर्फ यूजर 3 को कॉल कर रहा हूँ, तो यूजर 1 और यूजर 2 में से कौन सा डिलीट होगा। अब गुआवा कैश किस तरीके से सोचेगा, तो वो क्या करेगा, उसने देखा कि ये जो दो चीजें हैं वो कभी भी यूज ही नहीं हुई हैं, फिर वो चेक करेगा कि इसमें से सबसे पहले ऐड कौन हुआ था। सपोज यहाँ पे सबसे पहले यूजर 1 को हमने ऐड किया, तो वो यूजर 1 को हटाएगा और यूजर 4 को वहां पे डाल देगा। सपोज यूजर 2 को हमने पहले ऐड किया था, वो यूजर 2 को हटाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। इंटेलिजेंट में हम आ गए, हमारा जो कैश कॉन्फिग क्लास में हम गए, इसके अंदर क्या करेंगे, एक्सपायर आफ्टर राइट के बाद मैं यहाँ पे क्या सेट करूंगा, डॉट मैक्सिमम साइज। इस मैक्सिमम साइज में दोस्तों मैं सेट करूंगा क्या, सपोज यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 4। तो अभी होगा क्या, जब भी मैं 4th एलिमेंट इसमें ऐड करूंगा तो वो ये कंप्लीट फुल हो जाएगा कैश। जब भी मैं इसमें 5th एलिमेंट ऐड करने को जाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, जो कि मेरा लीस्ट यूज एलिमेंट है। इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों हमारे पास अलग अलग एपीआईज बनानी पड़ेंगी। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से इसका इंटरनल मैकेनिज्म काम करता है। तो जब भी आपके एप्लीकेशन में आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो इस चीज को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ कैश कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये सब चीजें डालनी है। इसमें बहुत सारे और मेथड्स भी हैं दोस्तों, जिसके जरिए आप इसको और कस्टमाइज कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन के नीड के हिसाब से। जो भी हमने आज किया है उसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसके साथ मैंने कुछ जरूरी लिंक्स भी अटैच किए हैं, जिसके द्वारा आप इस प्रोजेक्ट को बनाने से लेकर के गुआवा कैश के डॉक्यूमेंटेशन तक सारे एक्सेस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि गुआवा कैश हमें किस तरीके से हेल्प करता है हमारे एप्लीकेशन को फास्ट बनाने के लिए, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से हमारे एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं गुआवा कैश को इंप्लीमेंट करने के लिए। और मैंने आपको एक बताया डिजाइन पैटर्न, जो कि आपके एप्लीकेशन में आप यूज करिए। मुझे जाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फास्ट हुआ, उसका जो रन टाइम है कितना कम हो गया, और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से बढ़ गया। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना के लाऊं, तो उसको भी आप जाके कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं बिल्कुल उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के लाऊंगा। तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।